कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें वर्गीकरण के लक्षण भी आ जाएंगे बच्चों, पूरा 360 डिग्री रिवीजन हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको सबसे पहले तो उदाहरण ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से जीव प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो पूरा का पूरा मोनेरा जगत, सही, पूरा का पूरा मोनेरा जगत किस में आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। मोनेरा जगत में हमको पता है कौन कौन आते हैं भाई, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हो गए? मोनेरा जगत में। इसका मतलब इन सारी की सारी कोशिकीय संरचना कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। तो एक्टिनोमाइसीटीज हो, माइकोप्लाज्मा हो, साइनो जीवाणु हो, यू जीवाणु हो, आर्की जीवाणु हो, सारे के सारे मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत में सबकी संरचना कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सही बात, पहला लक्षण। फिर दूसरा लक्षण आओ, नाम ही इनका प्रोकैरियोट, कैरियन मतलब केंद्रक, प्रो मतलब प्राचीन प्रकार का। इसका मतलब इन ऐसे जीव हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक एब्सेंट है, इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होगा। अब सुविकसित केंद्रक नहीं होगा, इसका क्या मतलब है बच्चों? विकसित केंद्रक नहीं है मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होते। क्या नहीं होता भाई? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होते। देख लो बच्चों, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, याद रखना। कोई भी क्वेश्चन जब करोगे ना, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत आसान कर दूंगा चीजें। तो सुविकसित केंद्रक नहीं है, सुविकसित केंद्रक नहीं है मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों नहीं है। तो फिर आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहेंगे? इनमें इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है भाई, आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जुक वृत्ताकार डीएनए कहां पर मिलेगा? कोशिका द्रव्य में मिलेगा, नेंद्रक है ही नहीं। और उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जेनोफोर, केंद्रकाभ या जेनोफोर कहते हैं भाई। तो अगर इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं है तो आनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा बच्चों? याद रखना, द्विरज्जुक। डीएनए द्विरज्जुक होगा, वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है, कोशिका द्रव्य में होगा न्यूक्लियोइड या जेनोफोर। कौन से प्रोटीन नहीं होंगे? हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। देखो बच्चों, जो सही रूप से ईमानदारी से पढ़ने आया है, रिवाइज करने आया है, तो उसके लिए सेशन बहुत कम का है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कोई बहुत सारी चीज़ें आपको फालतू की बताने का समय नहीं है, तो जितना समय है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप रिवाइज अच्छी तरह से कर सको। तो आनुवांशिक पदार्थ बता दिया, द्विरज्जुक है, वृत्ताकार डीएनए है, कोशिका द्रव्य में रहेगा, न्यूक्लियोइड जेनोफोर कहेंगे, जेनोफोर। हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट लक्षण बच्चों, इनमें कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नहीं मिलेंगे? झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त नहीं है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ईआर, गोल्जी, लाइजोसोम्स इत्यादि, ये सब नहीं होते। झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें एक नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना प्लास्टिड, ना ईआर, ना गोल्जी, ना लाइजोसोम्स, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। तो केवल क्या होते हैं? झिल्ली रहित कोशिकांग होगा 70S राइबोसोम्स। क्या मिलेगा बच्चों इनकी संरचना में? 70S राइबोसोम मिलेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनमें कोशिका कंकाल भी नहीं होता। साइटोस्केलेटन एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, साइटोस्केलेटन शब्द एनसीईआरटी में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कोशिका कंकाल भी किसमें नहीं मिलता? प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। फिर कोशिका द्रव्य प्रवाह, नेक्स्ट लक्षण क्या होता है बच्चों? कोशिका द्रव्य प्रवाह, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये भी नहीं होगी। कोशिका द्रव्य प्रवाह, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं है। सारे लक्षण बच्चों प्रोकैरियोट्स के हैं। बताओ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? आपने ले लिया होगा। अब विशेष संरचनाएं और देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। आ जाओ, अब नेक्स्ट देखो इधर, ये प्रोकैरियोटिक सेल, यानी अब मैं वापस जीवाणु की बात कर रहा हूं। अब प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु में विशिष्ट लक्षण, ठीक है, विशिष्ट लक्षण देख लो यहां पर। अरे सारे के सारे पॉइंट्स कवर करा दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला विशेष लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा? पहला संरचना मिलेगी जिसे कहते हैं कोशिका आवरण, या अंग्रेजी में कहते हैं सेल एनवलप। किस में मिलेगा भाई? सेल एनवलप या कोशिका आवरण आपको जीवाणु में मिलेगा। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है सेल एनवलप? देखें, अगर अपन जीवाणु कोशिका बनाते हैं बच्चों, एक जीवाणु कोशिका बना रहा हूं, जीवाणु कोशिका, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक जीवाणु कोशिका है बच्चों। इस जीवाणु कोशिका में सबसे बाह्य परत, इस जीवाणु कोशिका में सबसे बाह्य परत होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के भीतर, ग्लाइकोकैलिक्स के भीतर क्या मिलेगा भाई? कोशिका भित्ति मिलेगी, सेल वॉल। और अंदर की तरफ क्या मिलेगी भाई? ये प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी,
ठीक है, तो सबसे पहले चीज आपको मालूम होनी चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु की। प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेष लक्षण है कि इसमें कोशिका आवरण होता है। अब कोशिका आवरण किससे बना हुआ है, कोशिका आवरण सेल एनवलप 3 परत से बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स प्लस कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा झिल्ली। तो ये तीनों संरचना से मिलकर जो परत होती है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाह्य है, कोशिका भित्ति मध्य है और प्लाज्मा झिल्ली भीतरी है। ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता है भाई, सेल एनवलप। इसी को मिलाकर संरचना क्या कहलाती है, सेल एनवलप। जीवाणु में सबसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स की, मध्य परत कोशिका भित्ति की, आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली। अब ये क्या क्या है, इनके लक्षण में क्या याद रखोगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाह्य परत तो है बच्चों, या तो अगर ये दृढ़ मटेरियल से, दृढ़ पदार्थों से बनी है, संगठित पदार्थों से बनी है तो कैप्सूल है, और अगर ढीले पदार्थों से बनी है तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाह्य परत है, अगर ये संगठित पदार्थों से बनी है तो कैप्सूल, और अगर ढीले पदार्थों से बनी है तो स्लाइम लेयर। इसमें कैप्सूल के 2 उदाहरण याद रखने हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, ग्रिफिथ के प्रयोग में जिस जीवाणु का यूज किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में इस जीवाणु का प्रयोग किया था, तो इसका कैप्सूल किससे बना था, श्लेष्मा या पॉलीसैकेराइड कोड। तो वो श्लेष्मा या पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, तो ये आपको उदाहरण याद रखना है। फिर जीवाणु की कोशिका भित्ति आपको याद रखनी है बच्चों। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जिसको हम म्यूरिन कहते हैं, जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात। हम जीवाणु कोशिका के विशिष्ट लक्षण की बात कर रहे हैं। विशिष्ट लक्षण में हमको मैंने बताया सेल एनवलप। कोशिका आवरण किसका लक्षण है, एक जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल का। सबसे बाह्य परत मैंने बता दी कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स। बाह्य परत अगर दृढ़ पदार्थों से बनी है तो कैप्सूल, ढीले पदार्थों से बनी है स्लाइम लेयर। उदाहरण मैंने बता दिया, जो निमोनिया उत्पन्न करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उसके एस स्ट्रेन पर श्लेष्मा का आवरण होता है, वो कैप्सूल है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या मिलेगा, भीतर परत भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड से। बताओ बच्चों, क्लियर है इतनी बात? अरे इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर आ रहा है, मजा आ रहा है, रिवीजन हो रहा है बढ़िया तरीके से। अब इसमें एक और चीज याद रखना बच्चों, एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, तो ये सवाल भी पूछ सकते हैं, जीवाणु में जो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अंतर आता है, जो अभिरंजित, ठीक है, ये अभिरंजित जो अंतर आता है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणु, तो किस कोशिका संरचना के आधार पर, तो कोशिका भित्ति के आधार पर। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु पर्पल या ब्लूइश होते हैं, पर्पल ब्लैक, और ग्राम नेगेटिव पिंकिश या ऑरेंजिश होते हैं। तो ये रंग में अंतर क्यों आता है, कौन सी संरचना में डिफरेंस के कारण, कोशिका भित्ति। एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दे रखा है, तो याद रखना किस संरचना में अंतर आता है, कोशिका भित्ति पर आएगा। क्लियर बात बच्चों? इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं है भाई? प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु की। प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु के प्लाज्मा झिल्ली की बात करूं तो उसमें आपको 2 रूपांतरण याद रखने हैं। कितने रूपांतरण याद रखने हैं बच्चों? 2 रूपांतरण ध्यान में रखने हैं। पहला रूपांतरण है मीजोजोम्स, दूसरा रूपांतरण है क्रोमैटोफोर। सही, मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर दोनों किसके रूपांतरण हैं, प्लाज्मा झिल्ली के। तो जीवाणु के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के 2 रूपांतरण, मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स। मीजोजोम्स किस रूप में पाए जाते हैं बच्चों, वेसिकल्स के रूप में या लैमिले के रूप में, पट्टी के रूप में। वेसिकल्स या लैमिले के रूप में होंगे। इनका मुख्य कार्य होता है बच्चों डीएनए प्रतिकृतिकरण या कोशिका विभाजन में। प्रमुख कार्य किसमें होगा बच्चों, मीजोजोम्स का, डीएनए प्रतिकृतिकरण और कोशिका विभाजन में। और दूसरा, इसमें श्वसन एंजाइम्स होती हैं। श्वसन एंजाइम्स इसमें होंगी तो ये किसमें काम करेगा, ऊर्जा उत्पादन में। और ऊर्जा उत्पादन में काम करेगा तो ये किसके जैसा हो गया, किसके समान हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्तीय। तो मीजोजोम्स किसमें रूपांतरण है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण किसमें है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु कोशिका में। वेसिकल्स या लैमिले के रूप में व्यवस्थित होंगे। प्रमुख काम तो इनका डीएनए प्रतिकृतिकरण और कोशिका विभाजन में होगा। और क्योंकि इनमें श्वसन संबंधित एंजाइम्स हैं, ये ऊर्जा उत्पादन में काम करेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्तीय। क्रोमैटोफोर में आपको क्या मिलेंगे बच्चों, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां पर उपस्थित होंगे, क्रोमैटोफोर। आप समझ रहे हो, जीवाणु में कोई थाइलेकॉइड, कोई क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्रोमैटोफोर प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण में मिलेंगे, और ये मीजोसोम्स है। बताओ बच्चों, क्लियर है ये बात? हर चीज को फ्लो चार्ट में बता रहा हूं या चार्ट के फॉर्म में बना रहा हूं ताकि आपको रिवाइज करने में कभी दिक्कत ना हो।